Hello everyone. Today we will discuss about prospectus. Let's start. So whenever a company want to issue shares to the public, they need to follow the prospectus. सो जब भी कोई कंपनी, स्पेशली पब्लिक कंपनी, बिकॉज प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती हैं, जो भी कंपनी पब्लिक में शेयर इशू करती है, पब्लिक को इनवाइट करती है अपने इशू ऑफ शेयर के लिए, तो उनको क्या करना पड़ता है, पहले प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ती है. ये हमने सुना भी है कि हर कंपनी को जो भी पब्लिक में इशू कर रही है उसे क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस इशू करनी पड़ती है. बट प्रोस्पेक्टस होती क्या है? सो लेट डिस्कस विद द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टस. After the certificate of incorporation has been obtained, the promoter and the director of public company, if unable to raise the necessary capital for the company, invite the public to subscribe to its shares or debentures. This is done by issuing of a document called prospectus. कि सबसे पहले अगर हमें अपनी कंपनी चलानी है तो सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन. और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन पे हमने पहले वीडियो बनाई है कि हम रजिस्टर्ड और इनकॉर्पोरेट कैसे कराते हैं. सो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन करने के बाद अब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गई है, उसे बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल गया है. अब उसे क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए. कैपिटल वो कैसे रेज करती है, वो प्राइवेटली भी रेज कर सकती है और पब्लिकली भी रेज कर सकती है. अब कंपनी, हमने वेरियस काइंड्स ऑफ कंपनी भी हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में. सो उसमें हमने किया था कि प्राइवेट कंपनी होती है एंड पब्लिक कंपनी होती है. प्राइवेट कंपनी क्या करती है, वो पब्लिक में शेयर इशू नहीं करती, प्राइवेटली ही अपने जो शेयर हैं वो इशू कर देती हैं, जिनको वो नॉन पर्सन्स होते हैं, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, किन्हें भी, लेकिन पब्लिक को वो इनवाइट नहीं करती. लेकिन पब्लिक कंपनी क्या है, जो स्पेशली पब्लिक में ही इनवाइट करती हैं अपने शेयर्स को, ताकि वो उनके शेयर्स को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें. सो जब भी कोई कंपनी ऐसा सोचती है कि जितनी भी उन्हें कैपिटल चाहिए है वो प्राइवेटली नहीं ले सकती, तो वो क्या करती हैं, पब्लिक में इशू कर देती हैं एंड देन पब्लिक कंपनी बन जाती हैं. वो जो भी पब्लिक में इशू करती हैं वो कौन सी कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी. सो प्रोस्पेक्टस क्या है, एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इन्वाइट करता है पब्लिक को आपके शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए. किसके थ्रू, प्रोस्पेक्टस के थ्रू. हम क्या करते हैं, जो भी कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को, वो किसके थ्रू करती है, प्रोस्पेक्टस के थ्रू करती है. अब प्रोस्पेक्टस मींस एनी डॉक्यूमेंट. की प्रोस्पेक्टस क्या है, एक डॉक्यूमेंट है इशूड एज नोटिस फॉर एडवर्टाइजमेंट, की एक एडवर्टाइजमेंट के जैसा या फिर एक नोटिस के जैसा एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो क्या करता है, इनवाइटिंग डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक, कि पब्लिक को एक तरीके से एडवर्टाइज कर सकता है या इंसिस्ट करता है, उन्हें अट्रैक्ट करता है कि वो आपकी कंपनी में डिपॉजिट करें, आपकी कंपनी में पैसा लगाएं. और ऑफर द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर एंड डिबेंचर्स ऑफ कंपनी. ये कंपनी को ऑफर फॉर इनवाइट करता है कि आपकी कंपनी में जो आपने शेयर एंड डिबेंचर इशू किए हैं उन पे क्या करें, पैसा लगाएं. सो प्रोस्पेक्टस क्या हो गया, प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को आपकी कंपनी के लिए इनवाइट करता है, आपकी कंपनी में डिपॉजिट करने के लिए, आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए. नॉर्मली ये क्या है, ये कंपनी के बेस पे हमने प्रोस्पेक्टस का मीनिंग देख लिया. जैसे आप यूनिवर्सिटीज़ में जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो वो आपको क्या मिलता है, आपको वो प्रोस्पेक्टस देते हैं. सो प्रोस्पेक्टस का मीनिंग तो सेम ही रहता है ना. प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होती है, वो हमने देखा है कि वो एक बुक के टाइप, बुकलेट के टाइप में होता है. तो वो क्या करती है, उस जिस भी इंस्टीट्यूशन है, जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी कंपनी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन कंटेन करती है. ऐसे ही कंपनी में होता है कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो पब्लिक को आपकी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट करता है, इनवाइट करता है, ताकि वो आपकी कंपनी में पैसा लगाएं. लेकिन वो कंटेन क्या करता है, आपकी कंपनी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशंस कंटेन करता है. और वो इंफॉर्मेशन सारी ट्रू फैक्ट्स होने चाहिए. अगर हम फेक डालेंगे तो वो बाद में पता चली जाएगी और फेक जो है वो वैलिड नहीं होती है. सो जो हम ट्रू इन्फॉर्मेशन अपनी कंपनी के बारे में डालेंगे, उनके अचीवमेंट्स डालते हैं, कुछ भी डालें जिससे जो हमारी पब्लिक है वो अट्रैक्ट हो और हमारे जो शेयर्स हमने पब्लिक में इशू किए हैं उनमें पैसे लगाए. लीगल रिक्वायरमेंट टू इशू अ प्रोस्पेक्टस. अब जब भी हम प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं उसके लिए हमें क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होती हैं. फॉलो द गाइडलाइंस इशूड बाय सेबी फॉर द इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. कि हमने देखा है कि स्टॉक एक्सचेंज है उसको रेगुलेट कौन करता है, सेबी, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो सेबी क्यों बना हुआ है,
सेबी का मेन मोटिव है कि वो इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करे, कि उनके साथ कोई फ्रॉड ना हो, उनके साथ कोई मिसलीडिंग प्रैक्टिसेस ना हो। तो जो भी सेबी ने रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी प्रोविज़न बना रखे होते हैं, उन सबको फॉलो करें हम, उन सारी गाइडलाइंस को हम फॉलो करें जब भी हम कोई प्रोस्पेक्टस बनाते हैं। हमारी जो प्रोस्पेक्टस होती है वो सेबी के सारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होती है। सेबी ने इशू कर रखी होती है गाइडलाइंस कि हमारी प्रोस्पेक्टस में क्या क्या मटेरियल कंटेन होना चाहिए, कौन कौन से फैक्ट होने चाहिए। तो सेबी के अकॉर्डिंग ही हमें अपनी प्रोस्पेक्टस को डिज़ाइन करना होता है। अ कॉपी ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि एक बार हमने सेबी की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जो प्रोस्पेक्टस बना ली, शुड बी सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार, कि रजिस्ट्रार ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को हमें वो प्रोस्पेक्टस की कॉपी सबमिट करनी होती है। और उसमें क्या, हमारी जो प्रोस्पेक्टस की कॉपी जाएगी उसमें डायरेक्टर के साइन भी होने चाहिए, विद द कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट एंड अदर मटेरियल फैक्ट, कि कोई और ऐसा मटेरियल फैक्ट, कोई और ऐसी डिटेल है जो हमें प्रोस्पेक्टस के साथ भेजनी हो तो हम उसे भी अटैच करेंगे, प्रोस्पेक्टस की एक कॉपी को अटैच करेंगे जिस पे डायरेक्टर के साइन हुए होंगे, और कंसेंट ऑफ एक्सपर्ट, कि जो भी हमारी कंपनी के एक्सपर्ट हैं, जिसमें हम ऐसे अपनी जो हमारी प्रोस्पेक्टस है, कोई भी आप प्रोस्पेक्टस उठा लेना, उसमें 1 पेज या 2 पेज ऐसे होंगे जिसमें एक्सपर्ट व्यू डाला होगा कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं हमारी कंपनी के बारे में, स्पेशली वो जो हमारे फेवरेबल पॉइंट होते हैं उन्हीं के बारे में होता है। तो उस एक्सपर्ट का कंसेंट होना चाहिए कि हाँ ये मैंने ही लिखा है या मैंने ही कहा है। सो ये सारी चीज़ें किसे सबमिट करनी होती हैं, ROC, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। The prospectus must be issued within 90 days by the date on which a copy is delivered for registration, कि और जो फिर प्रोस्पेक्टस है हमने अब किसे भेज दी, ROC को भेज दी। तो ROC को जब हमने वो कॉपी और अदर मटेरियल फैक्ट भेजा है, उसके अगले 90 दिन के अंदर अंदर हमें प्रोस्पेक्टस को इश्यू करना होता है। अगर ये टाइम निकल जाता है, आफ्टर 90 डेज अगर हम इशू करते हैं तो वो इनवैलिड होती है। कब तक वैलिड रहेगी, सिर्फ विद इन 90 डेज तक, जब हमने वो ROC को भेजी हैं, जो हमने कॉपी की थी वो सारी भेजी हैं, उनके अगले 90 डेज तक हमें क्या करनी होती है, इशू करनी होती है। सो जब भी हम प्रोस्पेक्टस को इशू करते हैं हमें ये चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, अब हमने डिस्कस कर दिया कि प्रोस्पेक्टस की नीड क्या है, भाई वो क्यों चाहिए होती है, ताकि हम पब्लिक को इनवाइट कर सके, पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके। उसका मीनिंग क्या है कि वो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो हमारी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन बताता है ताकि पब्लिक अट्रैक्ट हो और हमारी कंपनी में डिपॉजिट करें। कौन कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट हमें फॉलो करनी चाहिए, लेकिन हमने ये डिस्कस किया कि वो हमारी कंपनी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन बताता है, बट कौन सी इंफॉर्मेशन बताता है, क्या क्या वो अपने अंदर इंक्लूड करता है, कंटेंट क्या होते हैं, वो हम अब डिस्कस करेंगे। Prospectus is the only window through which the potential investor can look into the soundness of company, कि प्रोस्पेक्टस वन एंड ओनली ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू क्या देख सकता है जो भी इन्वेस्टर, जो लोग हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो ये देख सकते हैं कि हमारी कंपनी फाइनेंशियली कितनी स्ट्रॉन्ग है, उसका फ्यूचर कैसा हो सकता है, उसकी हिस्ट्री कैसी थी, क्योंकि हमारी जो प्रोस्पेक्टस है वो सारी इंफॉर्मेशन गेन करके रखती है। इट इज़ डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द कंपनी, ये क्या है, कंपनी की इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करता है पब्लिक को। इट्स मैनेजमेंट, हम अपनी कंपनी को बताएंगे, उसके मैनेजमेंट को बताएंगे, उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट जिस पे वो काम करेगी उसको बताएंगे। सारी चीज़ें किसके अंदर मेंशन होती हैं, प्रोस्पेक्टस के अंदर। सो जब भी हमारे पास कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस की बात आती है तो वे नंबर ऑफ कंटेंट होते हैं कि वो मीन्स लिमिटलेस, एक तरीके से हम जितनी चीज़ें लिखें वो कम होंगी। ये सारे हम मोस्टली ऑलमोस्ट हर चीज़ हम अपनी प्रोस्पेक्टस के अंदर इंक्लूड करते हैं। सो हम अब मेनली मेन पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं। कंपनी नेम एंड एड्रेस ऑफ इस रजिस्टर्ड ऑफिस, कि प्रोस्पेक्टस में सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमें वो जो भी हम कंपनी का नाम है हमारी का, उसकी करेक्ट स्पेलिंग होनी चाहिए। हमें मीन्स जैसा हमारा नाम है रजिस्टर्ड ऑफिस में वैसा ही हमें अपने प्रोस्पेक्टस में डालना होता है, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करनी होती। एंड रजिस्टर्ड ऑफिस यानी कि किस स्टेट में, उसका एड्रेस रजिस्टर्ड ऑफिस का, रजिस्टर्ड ऑफिस के पास जो भी हमारे पोस्ट ऑफिस है एंड पुलिस स्टेशन का एड्रेस हमें इसके अंदर डालना होता है प्रोस्पेक्टस के अंदर। द नेक्स्ट चीज है द नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी प्रमोटर्स,
जब भी हम कंपनी स्टार्ट करते हैं सो मेनली सबसे पहले जो आते हैं वो कौन होते हैं, प्रमोटर्स, यानी कि जिनको एक तरीके से आइडिया आता है कंपनी स्टार्ट करने का, जो शुरू की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करते हैं, बिगनिंग की जो भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो कौन कंप्लीट करते हैं, प्रमोटर्स। सो प्रमोटर भी एक सिग्निफिकेंट पर्सन्स होते हैं कंपनी के लिए। तो जो भी कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनका नेम एंड एड्रेस हमें मेंशन करना होता है, फुल एड्रेस हमें मेंशन करना होता है किसके अंदर, प्रोस्पेक्टस के अंदर। अब दो चीजें हो गई, नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस, और प्रमोटर्स का नेम एंड एड्रेस। नेक्स्ट है मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपनी, कि कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक ऑब्जेक्टिव क्लोज होता है, कंपनी उसमें अपने ऑब्जेक्टिव मेंशन करती है। उन ऑब्जेक्टिव के अलावा कंपनी और कोई काम नहीं कर सकती। ऐसे ही प्रोस्पेक्टस में उन्हें मेंशन करना होता है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो क्या चीज़ें फुलफिल करना चाहते हैं, ताकि जो इन्वेस्टर को पता लगे कि ये किस एरिया तक, किस एक्सटेंट तक वर्क कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंपनी, कि कंपनी की हिस्ट्री कैसी रही है, एंड प्रेजेंट बिजनेस, और करंटली कंपनी का बिजनेस कैसा चल रहा है। नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द डायरेक्टर्स। अब प्रमोटर के बाद क्या आते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो अब किसकी बारी आ गई, नेम एंड एड्रेस ऑफ, जो भी मीन्स आप प्रोस्पेक्टस कर रहे हो ना, तो उसमें नेम एंड एड्रेस ऑफ ईच एंड एवरी वन हु आर इम्पोर्टेंट टू कंपनीज इंक्लूडेड। सो सब नेक्स्ट क्या हो गया, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में होते हैं या फिर हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अदर डायरेक्टर हैं, जितने भी डायरेक्टर हैं, चाहे वो हमारी पब्लिक कंपनी में हमारे मिनिमम 3 डायरेक्टर्स तो होने ही होने चाहिए, तो उनका नेम एंड एड्रेस हमें मेंशन करना होता है। द साइज ऑफ प्रेजेंट इशू, कि लेटेस्ट जो उन्होंने पब्लिक में इशू इनवाइट किया है, पब्लिक को इनवाइट किया है, उसका साइज कितना है, उसका हमें फेस वैल्यू वगैरह सब मेंशन करनी होती है प्रोस्पेक्टस में, कि वो किस डेट को इशू हुआ है, कितना उसका पूरी कैपिटल कितनी है, कितने सब्सक्रिप्शन हम चाहते हैं, सारी चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं। द डेट एंड ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, कि उसकी ओपनिंग कब थी एंड क्लोजिंग कब है, लाइक कब से स्टार्ट हुआ था, लोग कब से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, एंड व्हाट वो इज द लास्ट डेट, कि कब तक लोग हमारे उन इशू के लिए एप्लीकेशंस अप्लाई कर सकते हैं, ये हमें मेंशन करना होता है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एंड लीगल एडवाइजर्स, कि कंपनी के जो सेक्रेटरी हैं, लीगल एडवाइजर हैं, उनका नेम एंड फुल एड्रेस हमें मेंशन करना होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स, हर टाइप के मैनेजर्स जो जो कंपनी से रिलेटेड हैं, उन सबका हमें नेम एंड एड्रेस क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। चाहे वो लीड मैनेजर्स हो, बैंक मैनेजर्स हो, जो भी हो, सबका हमें क्या करना है, नेम एंड एड्रेस मेंशन करना है। द नेम एंड एड्रेस ऑफ ट्रस्टीज, कि जो भी कंपनी के ट्रस्टीज हैं उनका नेम और एड्रेस हमें मेंशन करना है। सो स्पेशली हम क्या देख रहे हैं कि प्रोस्पेक्टस में नेम और एड्रेस जो जो कंपनी से रिलेटेड है सबका, सारे ये कंटेंट स्पेशली हम मेंशन करते हैं, चाहे वो डायरेक्टर हो, एडवाइजर हो, अंडर राइटर हो, ट्रस्टीज हो, मैनेजमेंट में हो या फिर ऑडिटर्स हो, सबका हमें नेम एंड एड्रेस क्या है, मेंशन करना ही होता है। कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर्स एज वेल एज मैनेजर्स, कि जो कोई भी अगर हमारी कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है ना, तो उसके पास DIN होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। और एक बार जब वो डायरेक्टर बन गया तो जो भी हमारे डायरेक्टर हैं, ऑडिटर हैं, मैनेजर्स हैं, उनका कंसेंट, कि वो हाँ एग्री हैं ये जो रोल उन्हें दिया जा रहा है उसे परफॉर्म करने के लिए, वो कंसेंट भी मीन्स उसमें क्या होता है कि एक लेटर टाइप होता है और उसके नीचे साइन होता है डायरेक्टर का जो लेटर होता है उसके नीचे डायरेक्टर्स के साइन होते हैं, मैनेजर्स वाले के नीचे मैनेजर के, कि हाँ मैं ये ड्यूटी परफॉर्म करने जा रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। सो ये सब क्या है, उनको अपना कंसेंट लेटर भी अपनी प्रोस्पेक्टस में दिखाना होता है। अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन अलॉटमेंट ऑफ ईच शेयर, कि जो भी उन्होंने अब लेटेस्ट शेयर इशू किए हैं उनमें एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट पे करेंगे, अलॉटमेंट पे कितनी कॉल्स होंगी, यानी कि फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, और उनके बीच में कितना टाइम लैग होगा, यानी कि एप्लीकेशन के बाद कितने मंथ के बाद अलॉटमेंट होगी, कितने मंथ के बाद फर्स्ट कॉल होगी, कितने मंथ के बाद सेकंड कॉल होगी, ये सब हमें किसमें मेंशन करना होता है, हमारी प्रोस्पेक्टस में। डिपॉजिटरी मोड ऑफ सिक्योरिटी, कि हमें किस मोड से डिपॉजिट करना है, जो भी हम एप्लीकेशन मनी डिपॉजिट करना चाहते हैं उसका क्या मोड रहेगा, ये भी हमें मेंशन करना होता है। प्रोसीजर फॉर इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट, कि सर्टिफिकेट इशू जो हम करते हैं, जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसका क्या प्रोसीजर होता है, इस कंपनी का पर्टिकुलर प्रोसीजर हमें मेंशन करना होता है
प्रोस्पेक्टस में राइट एंड प्रिविलेजेस एंड रिस्ट्रिक्शन अटैच टू सेवरल क्लासेस ऑफ शेयर, कि जितनी भी अब एक कंपनी है वो सिर्फ एक टाइप के शेयर्स इशू नहीं करती, शेयर्स के भी डिफरेंट टाइप होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। अब प्रेफरेंस शेयर भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, रेडीमेबल, नॉन रेडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, या फिर हम इक्विटी शेयर की बात करें अल्फा शेयर, एक्टिव शेयर, ट्रांसफरेबल। सो ये सब क्या है, जितने भी शेयर्स हैं उनके क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनकी प्रिविलेजेस हैं, जितने भी शेयर एक कंपनी कंटेन करती है, जितने भी टाइप ऑफ शेयर उनके अंदर हैं वो इशू कर सकते हैं, उन सब के राइट एंड प्रिविलेजेस हमें मेंशन करने होते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होता है 90%, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी हमें मेंशन करना होता है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगर एक कंपनी अचीव नहीं करती है तो उसे फिर एप्लीकेशन मनी दोबारा वापस दे देना पड़ता है, किसको, जो भी जिसने पैसा इन्वेस्ट किया था, जिनकी एप्लीकेशन आई थी उनको पे बैक करना पड़ता है, अगर अंडर राइटर के होते हुए भी उनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं हो पा रहा है। नेम ऑफ रीजनल स्टॉक एक्सचेंज एंड अदर स्टॉक एक्सचेंज, कि कंपनी के रीजनल स्टॉक एक्सचेंज और अदर स्टॉक एक्सचेंज का उन्हें नाम मेंशन करना होता है। वेयर एप्लीकेशन हैज़ बीन मेड फॉर लिस्टिंग, कि जहाँ पे वो अपनी मीन्स उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है जिन स्टॉक एक्सचेंज में और अपने आप को लिस्ट कराने के लिए, क्योंकि हर कंपनी चाहती है कि वो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो, और जो कंपनी किसी भी एक पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉग्नाइज्ड होती है, लिस्ट होती है, उसे हम लिस्टेड कंपनी बोलते हैं, और जो कंपनी नहीं होती उन्हें हम अनलिस्टेड कंपनी बोलते हैं। नेम एंड एड्रेस ऑफ अंडर राइटर एंड कमीशन ऑफ अंडर राइटर। अंडर राइटर क्या होते हैं कि जब हम इशू करते हैं पब्लिक में, हमें ऐसा लगता है कि शायद पब्लिक सारे जो हम जितना भी अमाउंट हमने जितनी शेयर कैपिटल हम चाहते हैं वो शायद उतनी के लिए सब्सक्राइब नहीं करेगी। सो थोड़ी सी सब्सक्रिप्शन ऑफ अमाउंट हम क्या रख लेते हैं, हमारे अंडर राइटर के लिए रख लेते हैं, कि अगर पब्लिक ने हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे शेयर को सब्सक्राइब कर लेना। उसके लिए अंडर राइटर को क्या मिलती है, कमीशन मिलती है। सो अंडर राइटर को कितनी कमीशन दी जाएगी, कितने अमाउंट के लिए उन्हें रखा जा रहा है, और उनका एड्रेस हमें मेंशन करना होता है। नेम, द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, कि कंपनी किस प्रोडक्ट पे, किस नेचर ऑफ प्रोडक्ट पे काम कर रही है, वेदर कस्टमर प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, हमें अपनी अप्रोच ऑफ मार्केटिंग ये सब किसमें मेंशन करना होता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ कंपनी एंड स्टॉक एक्सचेंज क्योटेशंस, कि कंपनी की फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है, वो आगे वो कैसे मीन्स ग्रोथ करेगी, उसके क्या प्लान है, कहाँ कहाँ एक्सपेंड करना चाहती है वो अपने बिजनेस को। और स्टॉक एक्सचेंज क्योटेशंस, कि स्टॉक एक्सचेंज में जैसे अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसकी क्या कोटेशंस हैं, उनके प्राइस कैसे चलते हैं, मीन्स प्राइस हाई रहते हैं, लो रहते हैं, उनकी कोटेशंस उनको मेंशन करनी होती हैं। क्रेडिट रेटिंग ऑफ अ कंपनी, क्रिसिल, क्रेडिट रेटिंग एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये हर कंपनी को क्रेडिट रेट करता है, मीन्स उसकी रेटिंग बताता है ABCD A++। सो कंपनी को अपनी क्रेडिट रेटिंग मेंशन करनी होती है कि उनकी करंट क्रेडिट रेटिंग क्या है। देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस, की प्रोस्पेक्टस कितने टाइप्स की होती है, कैसी कैसी प्रोस्पेक्टस हो सकती हैं। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक अबाउट द प्रोस्पेक्टस। सो काइंड ऑफ प्रोस्पेक्टस में फर्स्ट क्या है, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस ऑफ अ कंपनी इन विच कंपनी वांट टू ग्रो ग्लोबली, कि ये जनरली उन कंपनीज के लिए होती है जो पूरे वर्ल्ड वाइड में काम करती हैं, ग्लोबली पूरे ग्लोब पे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहती हैं। दे नीड सब्सक्राइबर फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि ये इनको सब्सक्राइबर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया से चाहिए, सिर्फ एक पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट से चाहिए, इनको पूरे वर्ल्ड से सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं। और उन्हें ऐसा लगता है कि वो सारे वर्ल्ड को कवर नहीं कर सकते, सो वो क्या करते हैं, कुछ एजेंट बुक करते हैं जो उनके बिहाफ पे क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे और पब्लिक को इनवाइट करेंगे। और वो जो प्रोस्पेक्टस इशू की जाएगी एजेंट के थ्रू, वो कंपनी के लिए क्या होगी, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। आई एम रिपीटिंग अगेन, कि जब भी कोई कंपनी एजेंट के थ्रू कोई प्रोस्पेक्टस इशू करती है, मीन्स उन्होंने क्या कर लिया, एक एजेंट को बुक कर लिया, उसे वो कमीशन दे देंगे और वो एजेंट उसके लिए क्या करेगा, कंपनी के लिए प्रोस्पेक्टस बनाएगा और पब्लिक में इशू करेगा। सो वो प्रोस्पेक्टस जो कंपनी ने नहीं बनाई, उसके एजेंट ने बनाई है, उसे हम क्या बोलते हैं, डीम्ड प्रोस्पेक्टस। They are not able to cover the whole area, so they appoint agents who issue prospectus on the behalf of a company. That prospectus known as deemed prospectus for a company. Next is
red herring prospectus. It is a prospectus which contains all details regarding the company. Deemed prospectus भी कंपनी के रिगार्डिंग सारी डिटेल कंटेन करती है, जो भी हमने अभी कंटेंट्स में पढ़ा वो सब इंक्लूड होता है. ऐसे ही रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में भी सारी डिटेल कंसिस्ट की जाती है, छोड़ के दो चीज़ों को, नंबर एंड प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज़, कि हमने कितनी सिक्योरिटी इशू की है और उसका प्राइस क्या है. यानी कि इसमें हम क्या करते हैं, ये ऑक्शन बिड टाइप नहीं होता कि ये डाल देते हैं कि प्राइस बैंड क्या है 80 to 100, कि जो भी अब ऑक्शन होगा, जो भी हमारे इंटरेस्टेड इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करेंगे, बिड लगाएंगे, बोली लगाएंगे ऑक्शन में, किसके बीच में, 80 to 90 के बीच में, कि कोई 85 पे लगाएगा, कोई 80 to 100 सोचते हैं, तो कोई 85 पे लगाएगा, कोई 90 पे, कोई 92 पे. सो इसमें क्या होता है, एक कैप प्राइस होता है जो हाईएस्ट प्राइस होता है, और एक फ्लोर प्राइस होता है जो लोवेस्ट प्राइस होता है, जिस सबसे ज़्यादा जिस पे बोली लगाई जाती है, सबसे ज़्यादा जिस प्राइस पे बिड लगती है, जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है, वो फिर कंपनी फिक्स कर देती है कि अब शेयर इस पे इशू किए जाएंगे, और उस प्राइस को हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ प्राइस. सो प्राइस किस 3 तरीके के हो जाएंगे, कैसे, फ्लोर प्राइस, कैप प्राइस एंड कट ऑफ प्राइस. कट ऑफ प्राइस यानी कि जो फाइनलाइज्ड प्राइस होगा कि इस पे शेयर इशू किए जाएंगे. कैप प्राइस यानी कि जो हाईएस्ट जिस पे बोली लगी होगी, हाईएस्ट प्राइस जिस पे बिडिंग हुई है, और फ्लोर प्राइस जो लोवेस्ट प्राइस है जो बिडिंग के ड्यूरिंग आया है. सो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस बिड सिस्टम के लिए होता है. नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम. Information memorandum is also an important type of prospectus in which information regarding the company is given in concise and compact form. कि information memorandum क्या है, ये भी एक prospectus की होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा broadly और describing way में नहीं किया होता, इसमें सारा ही content mention नहीं किया होता. इसमें एक तरीके से जो कंपनी का जो भी important matter है उसे concise छोटे short form में mention कर रखा होता है. ये short prospectus होती है. It contain the main point of company बुलेट्स, यानी कि हाईलाइट्स में मेन पॉइंट को डाल रखा होता है. इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज मेंशन्ड इन शॉर्ट फॉर्म, कि जितने कंसाइज फॉर्म में 2-3 पेज में, नॉर्मली हमारी जो प्रोस्पेक्टस होती है जो सारी डिटेल करती है वो 20-40 पेजेस की हो सकती है, बट ये क्या, ये 4 पेजेस 5 पेजेस की ही होती है. इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ये शॉर्ट फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसे कंटेन करके रखती है, मीन्स एज ए इंट्रोडक्शन ही दी जाती है ये. देन है शेल्फ प्रोस्पेक्टस. शेल्फ मीन्स ओवर अ पर्टिकुलर टाइम, कि एक पर्टिकुलर टाइम तक. It is issued to raise the fund over a particular time. It means when a company issues shelf prospectus, यानी कि एक कंपनी ने जब शेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू की है तो वो एक पर्टिकुलर टाइम तक वैलिड होगी. अब एक कंपनी एक साल में अगर 2 बार इशू कर रही है, अगर आपने सेल्फ प्रोस्पेक्टस इशू की और वो 1 साल के लिए वैलिड है और आपको उस साल में 2 बार इशू करना है, तो आपको 2 बार प्रोस्पेक्टस निकालने की कोई नीड नहीं है. आपने जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस निकाली थी वो 1 साल तक वैलिड है, यानी कि आप सेकेंड इशू भी उसी प्रोस्पेक्टस के थ्रू कर सकते हो. आपको दोबारा नई प्रोस्पेक्टस बनाने की या निकालने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि शेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या है, ओवर अ पर्टिकुलर टाइम तक वैलिड होती है. नेक्स्ट इज स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ द प्रोस्पेक्टस. A public company having a share capital may sometimes decide not to approach the public for securing the necessary capital. कि कई बार एक पब्लिक कंपनी क्या होती है कि उसे कैपिटल तो चाहिए होती है, लेकिन वो डिसाइड करती है कि हम पब्लिक को इनवाइट नहीं करेंगे, मीन्स सारी पब्लिक को इनवाइट नहीं करेंगे, पूरा ब्रॉड में हम इशू इनवाइट नहीं करने वाले, बिकॉज इट में बी कॉन्फिडेंट, क्योंकि उन्हें वो पूरे कॉन्फिडेंस में होते हैं, उन्हें कॉन्फिडेंट होता है कि जो उनको रिक्वायर्ड कैपिटल है वो प्राइवेटली, यानी कि कुछ नॉन पब्लिक से वो क्या कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं. वो पक्का कॉन्फिडेंटली उन्हें पक्का होता है कि जो नॉन उनके प्राइवेट बोल दो या पब्लिकली जो नॉन उनके जो इशूवर हैं वो पक्का उनकी सिक्योरिटीज़ को खरीदेंगे, उसमें पैसे लगाएंगे. वो क्या होती है, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. कि ये भी एक प्रोस्पेक्टस जैसा ही डॉक्यूमेंट होता है, लेकिन ये ब्रॉड वे में पब्लिक को इशू नहीं किया जाता, सिर्फ नॉन पब्लिक को, कि हम सारी पब्लिक में नहीं जा रहे, उनको कॉन्फिडेंट है कि एक पर्टिकुलर जिस पब्लिक में वो इशू करेंगे वो पब्लिक उसके कैपिटल की नीड को कंप्लीट कर देगी. सिर्फ उस पब्लिक में जो प्रोस्पेक्टस इशू की जाती है उसे हम बोलते हैं स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस. इन सच अ केस इट इज issue statement in lieu of prospectus with the registrar instead of prospectus. कि prospectus की जगह तब क्या इशू किया जाता है, statement in lieu of prospectus, क्योंकि वो whole पब्लिक में नहीं जा रहे हैं, सारे पब्लिक को कवर नहीं कर रहे हैं. लास्ट इज abridged prospectus.
अब्रिज प्रोस्पेक्टस इज ऑल्सो ए कंसाइज फॉर्म ऑफ प्रोस्पेक्टस, कि ये भी एक प्रोस्पेक्टस का कंसाइज फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म ही होता है, विच इज़ जनरली इशूड बिफोर द फुल फ्लेज प्रोस्पेक्टस, कि जब भी हमारी कंपनी जब इशू करती है शेयर्स को, पब्लिक को इनवाइट करती है, तो उसके साथ एप्लीकेशंस के साथ जनरली जो दी जाती है वो होती है अब्रिज प्रोस्पेक्टस, कि इसके बाद जो पब्लिक अब्रिज प्रोस्पेक्टस से जो उनको कंपनी के बारे में नॉलेज मिल जाती है, इंट्रोडक्शन मिल जाती है, फिर जो पब्लिक में इंटरेस्टेड है हमारी कंपनी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए, उनको हम फुल फ्लेज प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं। उससे पहले हम फुल फ्लेज प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू नहीं करते। सो अब्रिज प्रोस्पेक्टस इशू की जाती है एप्लीकेशन ऑफ शेयर। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक. कीप सपोर्टिंग. थैंक यू.